कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री। तो हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और आज हम 5वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो देखो, शंकरन वोक अप। अब ये इलेक्शन डे के बारे में थोड़ा बताया जा रहा है। शंकरन वोक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट, है ना। वो देखता है कि सारे के सारे सुबह सुबह ही तैयार हो गए हैं क्योंकि वो इलेक्शन में वोट डालने के लिए जा रहे हैं। दे वांटेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। उसके ग्रैंड पेरेंट्स चाहते थे कि वो सुबह सुबह जल्दी से अपना वोटिंग करके आ जाएं। वाई शंकरन वांटेड टू नो वर दे सो एक्साइटेड। शंकरन को आश्चर्य हुआ कि भाई ये इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हैं वोटिंग के लिए, है ना। Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." वो कहते हैं कि आज हमारे पास ये चॉइस है कि हम जो है अपने लीडर्स को कह सकते हो या अपने रूलर्स को हम खुद ही चुनते हैं ना। और 5 साल बाद हमें वो पसंद नहीं आते तो उनको हटा देते हैं, किसी दूसरे रूलर को उसकी जगह पे ला के बैठा देते हैं। जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उससे पहले मनमोहन सिंह थे, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो प्राइम मिनिस्टर जो है आज मॉडर्न डे में आप कह सकते हो अपने देश का रूलर है, उसी के हिसाब से सरकार चलती है और बहुत सारी चीज़ें उस वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ओनली। राष्ट्रपति तो सिर्फ वो दिखावे के लिए हैं, मगर मेन जो पावर है डेमोक्रेसी की वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है। मगर उसके ऊपर भी बहुत सारे अंकुश हैं, सुप्रीम कोर्ट है ना। तो मॉडर्न डे रूलर्स जो हैं वो इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं, हम खुद चुनते हैं उनको, है ना। मगर क्या पहले भी ऐसा होता था कि लीडर्स लोगों द्वारा चुने जाते थे? तो आज कैसे राजाओं की शुरुआत हो रही है, फर्स्ट किंगडम्स कैसे बनने स्टार्ट होते हैं, कैसे अभी राजा आना स्टार्ट होगा, तो उसके बारे में हम देखेंगे। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कैसे कुछ लोग जो हैं वो राजा बन गए या रूलर बन गए, आप कह सकते हो, जो राज कर रहे थे। Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. अभी तो कह सकते हो 70 ईयर्स से, है ना। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, तो 1950 में आप कह सकते हो 51 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे। उससे पहले भी वो जो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी चूज़ किए हुए थे, उनको वोटिंग के द्वारा हम लोगों ने ही जो है चुना था। हाउ डिड, तो मान लो कि 70 ईयर्स से आज जो है हम अपने रूलर्स को चुनते आ रहे हैं, मगर उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, है ना। अंग्रेज जो थे वो हमारे ऊपर थोप दिए गए थे। उससे पहले मुग़ल रूलर्स हुआ करते थे, मुस्लिम रूलर्स जो थे वो सारे, कोई उनको चुनता नहीं था। वो जैसे अकबर का बेटा फिर जो है जहांगीर बनेगा, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब, तो सब मतलब एक ही ख़ानदान के बंदे जो हैं वो रूलर बनते रहते थे और उनको कोई हटा नहीं सकता था। जैसे आजकल तो हम 5 साल बाद हटा देते, वो अपना जब तक उनकी उम्र रहती थी 50 साल तक, 20 साल तक, 40 साल तक, जब तक वो जिंदा रहते थे तब तक राज करते थे। तो अभी थोड़ा चेंज हो गया ना। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट, तो कैसे बनने स्टार्ट हुए आज, वहाँ से हम देखते हैं। सम ऑफ द राजाज वी रेड अबाउट इन चैप्टर 4 वर प्रोबली चूजन बाय द जना। तो उससे पहले तो इनके जैसे जमीन को लेके झगड़े होते थे। एक जना क्या होता है, एक समूह को आप कह सकते हो, लोगों के समूह को जना करके बोल रहा है, जन बोल देते हैं ना, जनता बोल देते हैं। तो अलग अलग जन या कबीले हुआ करते थे, वो आपस में फाइट करते थे कैटल्स के लिए, लैंड के लिए। तो वो अपने एक नेता को चुन लेते थे, भाई इस लड़ाई के अंदर ये बंदा लीड करेगा हमें, है ना। तो एक छोटा राजा होता था, मगर बाद में उसको हटा भी सकते थे। मान लो बैटल हार गए कि भाई नहीं, ये अच्छे से लीड नहीं कर पाए, दूसरे को बनाते हैं नेक्स्ट वड़ी में। बट अराउंड 3000 years ago we find some changes taking place in ways in which rajas were chosen. सम मैन, अभी जो 3000 ईयर्स से जो है अभी यहाँ चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। तो आर्यंस जो थे वो रिकॉग्नाइज होते थे, अपना यज्ञ करते थे, है ना। वो यज्ञ किया करते थे बेटा, तो उसमें बहुत सारे सेक्रीफाइस दिए जाते थे जो आग में डाल के आहुति दी जाती थी, आप कह सकते हो। तो यज्ञों के टाइम पे तो राजाओं को वो करने होते थे, जो ब्राह्मण उन्हें वो करते थे। उस टाइम मंत्रोच्चारण वगैरह हुआ करता था, बहुत सारा दान वान दिया जाता था। तो कुछ ये जो राजा की प्रतिष्ठा का एक सवाल बन गए थे, बहुत सारे जो यज्ञ हुआ करते थे, हवन हुआ करते थे, है ना।
अश्वमेध यज्ञ जिसे बोला जाता है, अश्वमेध यज्ञ हम बोलते हैं। और हॉर्स सेक्रीफाइस, इसके अंदर एक घोड़े की बलि दी जाती थी। वाज वन सच रिचुअल, एक ऐसा ही जो है रिचुअल हुआ करता था। ए हॉर्स वाज लेट लूज टू वेंडर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाय राजाज मैन। तो अभी यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया, एक घोड़े को जो है अच्छे से घोड़े को चूज़ किया जाता था, उसके साथ एक सेना भेज दी जाती थी और घोड़ा जहाँ जहाँ से उसकी जहाँ जहाँ मर्जी होती थी वो वहाँ वहाँ घूमता रहता था। मान लो कि वो दूसरे राजा के एरिया के अंदर चला गया, तो अगर वो राजा उसे जाने के लिए पैसेज दे देता है कि ठीक है भाई ये दूसरे राजा का, वो बड़ा है हमसे, बिना लड़ाई के ही, इसका मतलब ये हो जाता था कि उस राजा ने हार मान ली है और वो जो है अभी जो जिस राजा ने ये घोड़ा छोड़ा उसके अंडर आ गया है। और कोई दूसरा उसे पकड़ लेता था, मान लो किसी राज्य में वो चला गया, वहाँ के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, तो इसका मतलब होता था अब दोनों के बीच में फाइट होगी और जो भी जीतेगा वो विनर हो जाएगा, है ना। अगर वो जिसके राज्य से वो घोड़ा जा रहा है, अगर वो बंदा जीत जाता है तो उसका अश्वमेध यज्ञ जो है दूसरे राजा को फेल हो जाता था, वो हार जाता था। अगर वो जीत जाता था तो इसका मतलब ये जो कंट्री है या ये जना जो समूह है या कबीला है ये भी उसके अंडर आ जाता था, है ना। इफ द हॉर्स वेंडर्ड इनटू किंगडम्स और अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट, अगर रोकते थे तो फाइट होती थी। इफ दे अलाउड, तो इसका मतलब हो जाता था कि वो उसने जो है अधीनता उस राजा की स्वीकार कर ली है ना। दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रोंगर देन दे, उन्होंने मान लिया कि वो दूसरा राजा जिसने ये अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वो उनसे ज़्यादा ताकतवर है। दीज राजाज वर देन इन्वाइटेड टू सेक्रीफाइस विच वॉज परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट हु वर रिवार्डेड विद गिफ्ट्स। अभी जो ये राजा ये घोड़ा घूम फिर के वापस आ जाता था तो वहाँ पे इसकी बलि दी जाती थी यज्ञ करते टाइम। तो ये जितने छोटे मोटे राजाओं को उसने जीता था तो उन सबको इनवाइट किया जाता था, भाई आ जाओ यहाँ पे और मैं ये यज्ञ करने जा रहा हूँ। मतलब मेन इंपॉर्टेंट यज्ञ हुआ करता था, इससे रिकॉग्नाइज होता था कि ये बड़ा राजा हो गया, महान राजा हो गया है। वहाँ पे बहुत सारी आहुतियाँ दी जाती थी, बहुत सारा दान दिया जाता था जो ब्राह्मण इस यज्ञ को परफॉर्म करते थे ना। दान वगैरह में क्या होता है, सोना चांदी गाय दे दी ब्राह्मणों को जो भी उस यज्ञ को कंप्लीट करवा रहे हैं। The Raja who organized the sacrifice was recognized as being the powerful एंड ऑल दोज हु केम ब्रोट गिफ्ट्स फॉर हिम। तो राजा के जो भी उस टाइम आते थे यज्ञ के लिए, वो सब राजा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आते थे। द राजा वाज ए सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल, राजा जो है सेंट्रल फिगर होने लग गया था इन रिचुअल्स के अंदर। रिचुअल्स ये यज्ञ हवन वगैरह की बात कर रहे हैं हम। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट, ए थ्रोन और ए टाइगर स्किन। तो राजा वो आम लोगों की तरह नहीं था कि एक बैटल जीत करके आया फिर उसे हटा दिया। अब इसके पास अपनी आर्मी होने लगी थी, ये बड़े सिंहासन पे बैठता था, है ना, थ्रोन जिसे बोलते हैं। हिज चैरियोटर हु वाज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लोइट्स, मतलब जो उसने उसकी लड़ाइयाँ देखी थी। चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, तो कुछ उसके चमचे होते थे, या मान लो कि जो उसका यहाँ तो देखा जो उसका रथ चलाता था, जो राजा के साथ रहा हुआ होता था और जिसने उसके साथ बैटल्स में भाग लिया हुआ रहता था, वो राजा की जो है बढ़ाइयों में, ग्लोरी में, टेल्स मतलब कहानियाँ सुनाता रहता था लोगों को, इतना महान है ये वो, है ना। हिज रिलेटिव स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन, देखो यहाँ वाइफ्स है, एक वाइफ नहीं है, WIF ही नहीं है, वाइफ्स मतलब जो राजा होता था वो स्ट्रॉन्ग होता था, पावरफुल होता था, उसकी कई सारी पत्नियाँ होती थी, फिर कई सारे सन्स होते थे, उसके लड़के होते थे। हैड टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। तो ये जो उसके रिलेटिव्स हुआ करते थे, पत्नी बच्चे वगैरह, ये भी छोटे छोटे हवन यज्ञ वगैरह छोटे छोटे रिचुअल्स किया करते थे। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। जो राजा जीते हुए रहते थे या जो हारे हुए रहते थे, जो उसके इनविटेशन पे आते थे यहाँ पे, वो सिर्फ बैठ करके देखते थे भाई क्या क्या हो रहा है, हवन में क्या कर रहे हैं। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। तो जो अभी पुजारी हुआ करते थे वे इस रिचुअल को करवाते थे। उसमें एक ये भी रहता था कि एक मतलब पवित्र पानी जो है राजा के ऊपर छिड़का जाता था। द ऑर्डनरी पीपल द विश, तो ऑर्डनरी पीपल को विश बोला जाता था, जन बोला जाता था। बाद में उसी से वैश्य निकल करके आया है, वैश्य जिसे हम बोलते हैं। आल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स, तो जो भी आम आदमी आते थे इस टाइप पे बड़े रिचुअल्स के टाइम पे, ये यज्ञ हवन के टाइम पे, तो वो लोग गिफ्ट्स लेके आते थे। कोई शहद ले आया, कोई खाने पीने का ले आया, कोई जो है अनाज ले आया,
कोई जानवर ले आया। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास, देखो यहाँ पे अभी सोसाइटी में डिवीज़न आना स्टार्ट हो गया है। जो ऋग्वैदिक टाइम पे इतना ज़्यादा जो है कन्फाइंड नहीं था, मगर अभी यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता है ये। वर्णावस्था के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, है ना, कास्ट सिस्टम के बारे में। तो यार शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। तो अभी सोसाइटी को 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्नास जिसे करके बोला जाता है। तो जो सबसे नीचे पायदान पे रहते थे, जो सबसे नीचे कंसीडर किए जाते थे, सबसे दबा हुआ तबका कंसीडर किया जाता था, उसे शूद्रा बोला जाता था। तो उनको किसी भी रिचुअल में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं थी। देखो वर्ण सिस्टम इंडिया के अंदर कैसा आता है, ये यूनिक है। बाकी देशों में या बाकी सोसाइटीज़ में ये वर्ण व्यवस्था नहीं मिलती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में भी हम पढ़ेंगे। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय गंगा एंड यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड। इससे पहले वाला जो पीरियड था, ऋग्वैदिक काल का जो पीरियड था, वो जो है सप्त सिंधु, या जो आप कह सकते हो इंडस रिवर के आसपास या उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास लिखा गया था। मगर अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये जो है अभी आर्यंस मूव करके जो है गंगा यमुना एरिया के अंदर आ गए। आप कह सकते हो यूपी वाला मॉडर्न डे यूपी उत्तराखंड इस एरिया के अंदर आ गए। तो अभी जो बुक्स लिखी जा रही है ये वहीं पे उसी एरिया में लिखी जा रही है। दिस बुक्स आर ऑफन कॉल्ड एज लेटर वैदिक। लेटर वैदिक उन्हें बोला जाता है क्योंकि वो ऋग्वेद के बाद लिखी गई, बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर ऋग्वेदा, है ना। सबसे पुरानी बुक तो हमारी ऋग्वेद ही है, about which we are learnt in chapter 4. This includes the सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इन सब वेदों के अंदर बेटा ऐसा कुछ नहीं, इनके अंदर मंत्र दे रखे हैं जिनका उच्चारण करना होता था, जिन्हें बोलना होता था वेदों, जब हम हवन करते थे या यज्ञ करते थे, है ना। तो उसके अंदर वही है, सामवेद में वो गाने की विधि, उनको जैसे कविता की टाइप में बोलना या गाने के फॉर्म में बोलना होता था इस टाइप से। तो उनके अंदर सब में यज्ञ के टाइम पे जो जो कैसे हवन कुंड बनाया जाएगा, कौन कहाँ बैठेगा, किस टाइप से, किस चीज़ के लिए, कौन से देवता के लिए हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे, वही सब इनके अंदर लिखा हुआ है। एज वेल एज अदर बुक्स, दीज वर कंपोज्ड बाय प्रीस्ट एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म्ड। ये सारी पुजारियों की लिखी हुई थी ये, और उसमें यही सब दे रखा था कि रिचुअल्स कैसे होंगे। दे आल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी। तो इसी के अंदर हम जो है एक अच्छे सोसाइटी में क्या क्या होना चाहिए उनके हिसाब से वो सब लिखा हुआ पाते हैं। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दैट टाइम। तो बहुत सारे ग्रुप हुआ करते थे सोसाइटी में उस टाइम पे। प्रीस्ट हुआ करते थे, है ना, वॉरियर्स जो लड़ाई लड़ते थे। फार्मर्स हुआ करते थे, हर्डर्स जो जानवर पालते थे, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फोक मछुआरे हुआ करते थे, और जंगल में रहने वाले लोग हुआ करते थे। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। तो कुछ तो इनमें से रिच होते थे बेटा, प्रीस्ट को तो खूब सारा दान मिलता था, है ना। और राजा लोग भी थे, वो भी काफ़ी सारे जैसे लूट का सामान जो दूसरी जगहों पे करते थे, काफ़ी सारा अपने पास रख लेते थे। ट्रेडर्स हो गए, वो सब रिच हुआ करते थे, कुछ उनमें से रिच हुआ करते थे। अदर्स इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, है ना, जो जानवर इधर से उधर लेके घूमते रहते, चरवाहे। क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फोल्क एंड हंटर गैदरर्स वर पुअर। इनमें से कुछ जो है कमज़ोर भी हुआ करते थे, गरीब भी हुआ करते थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स। तो पुजारियों ने अभी यहाँ पे जो है सोसाइटी को 4 ग्रुप्स में बांट दिया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको उन्होंने वर्णास बोला या वर्ण व्यवस्था बोला। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैड ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस। उन्होंने बोला कि भाई इस ग्रुप के लोग यही काम करेंगे। यहाँ पे जो है काम डिवाइड हो गए। द फर्स्ट वर्ण वॉज दैट ऑफ ब्राह्मण्स। तो उन्होंने बोला जो सबसे उच्च वर्ण है या जो सबसे ऊपर सोसाइटी में लोग आते हैं उनको ब्राह्मण्स बोला जाएगा, है ना। ऋग्वैदिक टाइम पे ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक टाइम पे जो पढ़ा लिखा होता था, जो जिसको वेद आते थे या जो ऋग्वेद का ज्ञाता होता था, जो हवन करवा सकता था, उसे पंडित बोला जाता था या ब्राह्मण बोला जाता, और वो किसी भी तबके से आ सकता था। मगर अभी यहाँ पे ये फिक्स कर दिया। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेज एंड रिसीव गिफ्ट्स। तो ब्राह्मणों का यही काम था भाई, पढ़ाई करना, पढ़ाना और सेक्रीफाइसेस करवाना, हवन करवाना, और हवन करवाने के बाद उन्हें बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे, उसी से उनका काम चल जाता था। इन द सेकंड प्लेस वर द रूलर्स आल्सो नोन एज क्षत्रियास। तो सेकंड नंबर पे क्षत्रियास आया करते थे, जिनका काम होता था लड़ाई लड़ना। ये वॉरियर कौम के आते थे, और राजा जो होता था ये इसी कौम में से आता था या इसी वर्णा में से आता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। उनका यही काम था। अभी देखो थर्ड में जो भी बचे हुए रह जाते हैं
या जो आम जनता होती थी वो आ जाते थे। विश या वैश्य, वैश्य करके उन्हें बोला जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, ये सारे काम करते थे। फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, जानवर चराते थे, ट्रेडर्स होते थे। बोथ द क्षत्रिय एंड वैश्य कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। अभी जो ब्राह्मण थे वो तो करवाते ही थे, मगर जो हवन यज्ञ वगैरह जो है क्षत्रिय और वैश्य कर सकते थे। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये हवन यज्ञ करना, इसलिए इसके बारे में बार बार इतना बोला गया है। मगर अभी ये देखो लास्ट वाले जो होते थे बेचारे, उनको शूद्रा करके बोला जाता था बेटा, जो आजकल हम जिन्हें SC ST बोल देते हैं ना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जिसे आजकल हम बोलते हैं। हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल। इनको किसी भी रिचुअल में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिटेड नहीं था। ये सिर्फ दूसरे जो ऊपर के 3 वर्ण रह गए है ना, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो हो गए, सिर्फ उनकी सेवा करते थे, उनके दास बने हुए रहते थे। ओफन वुमेन वर आल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास। अभी यहाँ पे आके लेडीज़ की स्थिति भी, जो औरतों की स्थिति है वो भी थोड़ी ख़राब होने लगी। उन्हें भी इन रिचुअल्स वगैरह से अलग कर दिया गया। धीरे धीरे उनकी स्थिति जो है शूद्रास के बराबर ही होगी। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। यहाँ पे अभी लड़कियों की पढ़ाई भी बंद हो गई है। द प्रीस्ट आल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अभी काम के बेसिस पे नहीं हो रहा। पहले ऋग्वेद में आप एक काम छोड़ करके दूसरा काम स्टार्ट कर सकते थे। अभी बोला कि भाई जो इस घर में पैदा होगा वो यही होगा, जो इस फैमिली में पैदा होगा वो शूद्र ही होगा, वो दूसरों की सेवा ही करेगा, नालियाँ ही साफ करेगा, है ना। जो वैश्य में पैदा होगा, किसान का बेटा, वो किसान ही बनेगा। ब्राह्मण का बेटा वो ब्राह्मण ही बनेगा, पढ़ाई करेगा, पढ़ाएगा, वेदों का कराएगा, हवन करवाएगा, यज्ञ करवाएगा। जो क्षेत्रीय लड़ाकू फैमिली में पैदा होगा वो लड़ाई करेगा। यहाँ पे हर चीज़ फिक्स कर दी गई बेटा, बर्थ के हिसाब से ही। For example, if one's father and mother was Brahmin, would automatically become a Brahmin and so on. Later they classified some people as untouchables. अभी देखो शूद्रों में जो है कुछ लोगों को उन्होंने अनटचेबल कर दिया, भाई इनको तो देखना ही पाप है, इनके हाथ लगा दिया तो आपको नहाना पड़ेगा, आप अपवित्र हो जाओगे। तो उनको अछूत बोला गया, जिनको आप छू नहीं सकते, उनका छुआ हुआ खा नहीं सकते हो, उनके बर्तनों को हाथ नहीं लगा सकते हो, है ना। बहुत सारे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। वो शहरों में नहीं आ सकते, शहरों के बाहर ही रहेंगे, और बहुत बुरा हाल था उनका। दिस इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म ब्यूरियल्स क्रीमेशंस। जो बेचारे ये मतलब दफनाने वगैरह में या जो जलाने में डेड बॉडीज़ को काम में आते थे, उन सबको इस कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टैक्ट विद दीज ग्रुप्स वाज पोल्यूटिंग। वो कहता है कि भाई इससे आप पवित्र पहुँच जाओगे अगर आप इनके साथ मेल मिलाप किया है तो। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स। कुछ लोगों ने नहीं माना। सम किंग्स थॉट दैट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट। यहाँ आपस में अभी ब्राह्मण बोल रहे थे सबसे उच्च वर्ण जो है ब्राह्मण का है, उसके बाद क्षत्रिय आता है। मगर कुछ राजाओं ने बोला कि नहीं नहीं, राजा सबसे ऊपर आता है, ब्राह्मण उसके बाद आते हैं ना। अदर फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी ए बेसिस फॉर डिसाइडिंग विच वर्ण पीपल बिलोंग टू। कुछ लोगों ने बोला कि भाई ये जो है बर्थ के हिसाब से नहीं है ना। कोई बच्चा होशियार किसी दूसरी फैमिली में भी हो सकता है बेटा, वो ब्राह्मण से भी ज़्यादा वेद पढ़ जाए, उससे भी ज़्यादा नॉलेज हो जाए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। बर्थ के हिसाब से डिसाइड करना बहुत ही गलत काम था, मगर ये उस टाइम पे हमारी जो पुरानी सोसाइटी के अंदर ये चला आ रहा था और अभी तक भी चल रहा है। अभी काफ़ी डिफरेंस आ गया है। Besides, some people felt that there should be no difference among people based on occupation. ऑक्यूपेशन के बेस पे भी कुछ लोगों ने माना कि ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना। कोई खेती कर रहा है या कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वही एक मतलब किसान से एक फौजी क्यों ज़्यादा महान हो गया। किसान भी अपना काम कर रहा है, वो उगा रहा है, फसलें उगा रहा है, जिससे पूरा देश खा पा रहा है ना। फौज भी तो तभी खाना तो वही उगा रहा है, तो वही फौज खा के लड़ाई लड़ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अदर्स फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स। कुछ लोगों ने माना भाई ये रिचुअल्स है या गवन वगैरह है, भगवान को ही तो हम याद कर रहे हैं, सभी को करने देना चाहिए ना। फिर बाद में आएगा कि जो मंदिर वगैरह बनने स्टार्ट हुए उनमें अछूतों का जाना भी मना कर दिया गया, वो अंदर भी नहीं जा सकते थे। एंड अदर कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। कुछ लोगों ने यह अछूत जो है अनटचेबिलिटी को भी बुरा बताया। आल्सो देर वर मैनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेज वर नॉट वेरी शार्प एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीस्ट वाज लिमिटेड। नॉर्थ ईस्ट में आप ये असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सब में ये जो है कम था, ये वर्ण व्यवस्था का जो चक्कर था वहाँ पे कम था। वाई डिड पीपल अपोज द सिस्टम्स ऑफ वर्ण। भाई एक तबके को आप एकदम या एक समूह को आप एकदम दबा करके रख रहे हो, बोल रहे हो ये तो जो है पैदा ही दूसरों की सेवा करने के लिए हुए हैं, इसलिए वर्ण व्यवस्था
को हम लोग अपोज करते हैं या बहुत ज़्यादा अपोज करना चाहिए था। जनपदाज, अभी जनपदाज क्या हो गया बेटा, पहला हमने जना पढ़ा था, वो एक समूह को बोलते थे। जनपदा उससे थोड़ा बड़ा हो गया, आप कह सकते हो। द राजाज हु परफॉर्म दिस बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज ऑफ जनपदा रदर देन जना। तो जनपदा क्या हो गया, थोड़ा बड़े एरिया के अंदर हो गया ना। पहले जन जो था वो छोटा सा था, एक कबीला यहाँ, एक कबीला यहाँ, एक कबीला। तो एक राजा ने इन सब कबीलों को जीत लिया, इसको जनपदा करके बोला जाने लग गया, थोड़ा बड़ा एरिया हो गया। सच एज पुराना किला इन द, अच्छा ये तो अभी आएगा। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन, जहाँ पे लोग रहते थे उस एरिया को जनपदा के नाम से, जनपद के नाम से बोला जाता था। सम इम्पोर्टेंट जनपद आर शोन इन मैप नंबर 4। तो ये कई सारे अवंती, गंधारा, कुरु, पंचाल, कौशल, मगध, अंग, वैशाली, वज्जी, ये सब जो है उस टाइम के जनपद हैं। फिर बाद में महाजनपद बनेंगे। आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दिस जनपद सच एज पुराना किला इन द दिल्ली। दिल्ली में एक पुराना किला जगह है, वहाँ पे एक जनपद था। हस्तिनापुर मेरठ के पास, मेरठ यूपी में है बेटा। एंड अतरंजी खेरा इटा करके एक जगह है, इटा करके, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है, हस्तिनापुर और अतरंजी खेरा। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल्स एज वेल एज अदर एनिमल्स। दे आल्सो ग्रू ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, है ना, सीसेम एंड मस्टर्ड, तिल को बोलते हैं। मस्टर्ड जो है आपका जो है सरसों को बोलते हैं ना। शुगर केन अभी यहाँ नया आ गया है, ये पूछ रहा है, इज देयर ए क्रॉप इन दिस लिस्ट विच वाज नॉट मेंशन्ड इन चैप्टर 3। हाँ मुझे लग रहा है शुगर केन जो है हमने पहले नहीं पढ़ा है, तो यहाँ गन्ना भी लोग बार उगाने लग गए हैं, है ना। अभी ये देखते हैं पेंटेड ग्रेवेयर करके। तो पेंटेड ग्रेवेयर क्या है, मतलब ये बर्तन बनाने लग गए थे मिट्टी के। तो प्लेट्स एंड बाउल्स आर, बाउल्स क्या होते हैं बेटा, कटोरी, प्लेट, प्लेट होती है अपनी, आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर्स। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच विद नाइस स्मूथ सरफेस। परहैप्स दीज वर यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स फॉर इम्पोर्टेंट पीपल एंड टू सर्व स्पेशल फूड। तो इस टाइम के जो स्पेशल वेयर थे उनको पेंटेड ग्रे वेयर करके बोला जाता था। ग्रे कलर होता था, इसके ऊपर ये लाइनिंग वगैरह, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस वगैरह बना दिए जाते थे, तो इसको पेंटेड ग्रे वेयर बोलते थे। इसमें मेनली वो मटके वगैरह नहीं मिले, इसमें कटोरी और ये प्लेट वगैरह मिली हैं, जिसके जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी खास आदमी के लिए इनका यूज़ किया जाता था। ठीक है। दे मेड अर्थन पोट्स, अर्थन पोट मतलब मटके बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर्स वर रेड। कुछ इनमें से जो है ग्रे कलर के होते थे, कुछ का कलर रेड होता था। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री फाउंड एट दिस साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। तो अभी हमने पढ़ी लिया, पेंटेड ग्रेवेयर बोला जाता था जो यहाँ पे पोट्री मतलब मिट्टी के बर्तन मिले। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दीज ग्रे पोट्स हैड पेंटेड डिजाइंस, यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। तो इस टाइप से कुछ कुछ लाइनें बना देते थे या कुछ ऐसे ज्योमेट्रिक डिजाइंस वगैरह बना देते थे इनके ऊपर। महाजनपद, अभी देखो बेटा जनपद से महाजनपद बन गए। अबाउट 2500 ईयर्स एगो सम जनपदास बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। अभी कुछ जनपद जो है वो बड़े बन गए हैं, दूसरे वालों को जीत लिया है ना, बड़ा साइज हो गया है। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप 4। सम मोस्ट महाजनपदास हैड ए कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब उनके चारों तरफ एक दीवार बना रखी थी, मजबूत दीवार बना रखी थी, जैसे किले की दीवारें होती है ना, कोई उसमें घुस ना पाए मेनली, है ना। दिस मीन दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। तो फोर्टिफाइड का मतलब है उसके चारों तरफ या तो लकड़ी की या फिर ईंटों की या फिर पत्थर की दीवार बना दी जाती थी। ये महाजनपदा आपको इस मैप के अंदर दिखाई दे रहे हैं ना। ये गंधार मैप जनपदा कहाँ पे है बेटा, कश्मीर या कह लो आप मॉडर्न डे पाकिस्तान के अंदर है। इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। अवंती एक यहाँ पे है मध्य प्रदेश में, इसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। कुरु की हस्तिनापुर, पंचाल हो गया, कौशल हो गया, वज्जी हो गया, वैशाली, मगधा, अंग, ये सब जो है राजगृह मगध की राजधानी हुआ करती थी। तो ये सारे जो हैं महाजनपद हैं। अभी ये मेन इंपॉर्टेंट जनपद जो हैं इस एरिया के अंदर डेवलप होगी, है ना। तो अभी जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो बेसिकली इस एरिया ही पढ़ रहे हैं, अभी साउथ में नहीं गए, ना ईस्ट का हमें पता है, ना इस एरिया का ज़्यादा पता है। यहाँ भी मत्स्य वगैरह कई सारे थे जो राजस्थान के अंदर थे। अभी इधर आ जाते हैं। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। तो अभी ये फोर्टिफिकेशन क्यों स्टार्ट हुआ, दीवारें इतनी मजबूत दीवारें क्यों बनानी स्टार्ट हुई, इससे पहले ये सब नहीं था। वो आराम से
घरों में, मिट्टी के घरों में रहते थे, कोई दीवार वगैरह नहीं बनाई जाती थी। मगर अभी ये बड़े बड़े हो गए, इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा आ गए, पैसे ज़्यादा आ गए, लेबर फोर्स को ये यूज़ कर सकते थे, है ना। दूसरे देशों को जीतते थे, वहाँ से पकड़ करके उनको अपना दास बना लेते, सर्वेंट बना लेते थे, उनसे काम करवाते थे। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. कुछ को लगता था भाई ये मैं बड़ा सा एक किला बना दूं या दीवार बना दूं, उससे जो है मेरी वो होगी कि सारे लोग मुझसे डरेंगे, इनको लगेगा कि बहुत बड़ा राजा हूँ मैं। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड पीपल लिविंग इन साइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजिली बाय द किंग। उनको लगता था कि अभी इस इलाके के अंदर जो भी इस एरिया के अंदर रहते हैं उनको मैं अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ, ये भाग तो कहीं सकते नहीं। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड ए